कल जो पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटें हैं और इन 21 राज्यों की 102 सीटों पर किसका दावा सटीक, इसी को लेकर चलिए जरा एक राउंड चर्चा यहां पर कर लेते हैं। विजय जी के साथ शुरुआत करेंगे। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा जो फेज है, फर्स्ट फेज जो है, वही शायद सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इस लिहाज से कि तमिलनाडु में 2019 में एक भी सीट नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें जहां पर वोटिंग होने जा रही है उनमें से 5 सीटें बीजेपी हार गई थी। मध्य प्रदेश में भी जो सीटें हैं उसमें वो छिंदवाड़ा की सीट जो इकलौती सीट बीजेपी हारी थी। तो यही वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फेज जहां पर बीजेपी को खुद को इंप्रूव करना है। बिल्कुल, एक तो ये सबसे बड़ा फेज, वैसे भी 102 सीटों पर ही चुनाव, सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो रहा है, पहला चुनाव है। तो इससे क्या होता है कि आगे के जो फेजेस होते हैं उसमें भी एक माहौल बनता है। तो किस तरह से हो रहा है, और जैसे आपने जिक्र किया तमिलनाडु उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर 39 सीटों का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। और प्रधानमंत्री को, यदि आपको ध्यान हो कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार तमिलनाडु पर सबसे ज़्यादा फोकस किया और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी एक बड़े एग्रेसिव तरीके से वहाँ चुनाव को देख रहे हैं। दूसरा जो फायदा हो रहा है कि AIADMK वहाँ पर जो कमज़ोर हुई है उसके वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है और उसको साथ में लेकर या उसमें से कुछ हासिल करके वो अपनी जो दावेदारी है वहाँ पर कुछ पुख्ता करना चाहती है और कुछ सीटों पर एंट्री करना चाहती है। हालांकि बहुत मुश्किल काम मुझे लगता है आज की तारीख में भी। दूसरा, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, 8 सीटों पर वहाँ हो रहा है, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 5 सीटें BSP और BSP 5 सीटें बीजेपी हारी है। BSP के पास 3 सीटें थी, 2 SP के पास थी। तो मुझे लगता है कि दोनों जगह पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश में 1-2 सीटें उसकी इस फेज में बढ़ सकती है। लेकिन ये चुनौती की बात है क्योंकि 400 पार का यदि नारा देना है तो उत्तर प्रदेश ही एक ऐसी जगह है जहां पर उसको बढ़ाना है और तमिलनाडु ऐसी जगह है जहां पर उसको खाता खोल के कुछ सीटों का इजाफा वो कर सकते। बिल्कुल, इसीलिए विनोद जी अपने दम पर 370 पार अब की बार अगर ये करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जोर इसी फेज में बीजेपी को लगाना है। देखिए, जोर तो हर फेज में लगाना पड़ेगा और चुनौती, राजनीतिक चुनौती हर सीट पर होती है। जो सीटें आपने जीती हुई हैं या जो इलाके आपने जीते हुए उनको बचाए रखने की होती है और जो नए इलाके हैं वहाँ कुछ करने की चुनौती होती है, जीतने की चुनौती होती है। तो चुनौती तो दोनों जगह है, ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में चुनौती है, उत्तर प्रदेश में चुनौती नहीं है। अभी जिन 8 सीटों का चुनाव होना है वहाँ भी जिस तरह खबरें आ रही हैं कि कई सीटें फंसी हुई हैं, कई तरह का संघर्ष है, स्थानीय समीकरण है, राजपूत नाराज है, इस तरह की चीज़ें तो चुनौती तो होती है। लेकिन जो 370 और 400 का है, मेरा मानना ये है कि एक बड़ा टारगेट प्रधानमंत्री जी ने इसलिए आगे रखा है कार्यकर्ताओं के आगे और विपक्ष का मनोबल तोड़ने के लिए कि जब आप 400 पार की बात करेंगे तो बहस जो होगी वो ये होगी 400 आएंगी, 300 आएंगी, 350 आएंगी। अगर आप 300 को ही टारगेट रखेंगे तो बहस होगी 250 आएंगी कि 270 आएंगी। तो इसलिए ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा है और उसी मनोवैज्ञानिक हिस्से के तहत राहुल गांधी ने 150 सीट कह दी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो है कि भाई अपना मनोबल बढ़ाने के लिए कि कुछ नहीं है, 400 बेकार है, 150 आ रही, वो 150 की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से उनका अधिकतम, इनका न्यूनतम, दोनों तरह के टारगेट फिक्स करके दोनों पार्टियां एक मनोवैज्ञानिक युद्ध जो राजनीति में होता है वो खेल रही हैं। ठीक है, और ऐसे में देखिए कल ये जो वोटिंग होनी है फर्स्ट फेज के लिए, इसको लेकर एक और सवाल जो मैं अब आपके सामने रखने जा रही हूं, किधर जाएगा चुनावी रण, बता देगा पहला चरण। जिस बात का जिक्र अभी विजय जी भी कर रहे थे, अभय सर का रुख कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट फेज होगा वोटिंग जिसमें होगी, उसी से एक तरीके से बाकी के जो 6 आगे चरण में वोट डाले जाएंगे उसका स्टेज सेट हो जाएगा। सर देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की केवल 8 सीटों पे वोट पड़ रहा है। हाँ जी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाकी जगह के लिए स्टेज सेट होगा। पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक शक्ति किसी नए क्षेत्र में अपना प्रसार कैसे करती है, इसके 2 तरीके। पहला तरीका यह है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले जमीन बनाता है काफी दिनों तक, फिर धीरे धीरे उसका राजनीतिकरण किया जाता है, पॉलिटिसाइजेशन किया जाता है, फिर भाजपा आगे बढ़ती है। दूसरा तरीका यह होता है उसका कि भाजपा बड़े पैमाने पर दल बदल कराती है जी। और जैसे उत्तर पूर्व में हुआ, उत्तर पूर्व में सारी की सारी कांग्रेस की शक्तियां भाजपा में आ गईं और भाजपा वहां की प्रमुख शक्ति बन गई। सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु में AIADMK चूंकि आजकल कमजोर है और उसके पास जयललिता ऐसा नेता नहीं है, जयललिता के निधन के बाद कोई नेता नहीं मिला है, क्या उसकी शक्तियां भाजपा की तरफ जा रही हैं? ऐसी कोई खबर नहीं है जी। क्या उसके अंदर से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता लोग बीजेपी में जा रहे हैं? इस तरह की कोई खबर नहीं है। भाजपा अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है, अन्नामलाई के जरिए, प्रधानमंत्री के दौरों के जरिए, ये बात सही बात है। लेकिन वहां की जो स्थानीय जमी हुई राजनीतिक शक्तियां हैं, क्या वो भाजपा की तरफ दिलचस्पी से देख रही हैं कि ये हमारा भविष्य है? ये सवाल है महत्वपूर्ण। ठीक, शुक्ला जी। देखिए, दक्षिण की यदि हम बात करें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की छवि जो है वो हिंदी पट्टी के राजनीतिक दल के रूप में है।
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कोई जल्दबाजी नहीं कर रही वहाँ पे। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में 1998 में जब लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा निकली थी कोयम्बटूर में, तब उन्होंने एक बीजारोपण किया था। उसके बाद बीच में उसे कोई राजनीतिक ऊर्जा नहीं मिली। बहुत 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने फोकस किया तमिलनाडु पे, और इस बार जो अन्नामलाई की यात्रा चल रही है उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना प्रसार कर रही है। वो सीट, उसको पता है कि हम सीट नहीं जीतेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको ये तैयारी करना है कि तमिलनाडु में झंडा पकड़ने वाले कार्यकर्ता तैयार हों, क्योंकि बंगाल में भी ये कहते हैं कि उसको ये पता है कि हम सीट नहीं जीतेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बीजेपी को? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस साल के शुरुआती महीने में हर महीने 2-2 बार वो तमिलनाडु जा रहे हैं, तो क्या वो अपनी एनर्जी वहां पर वेस्ट कर रहे हैं 24 चुनाव में जब इतना क्रूशियल टाइम है? कोई एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे, वो उर्वरा कर रहे हैं उसको तमिलनाडु को, और तमिलनाडु को उसका कारण देखिए, उसका कारण ये है कि वहाँ डीएमके है, एआईडीएमके में नेतृत्व विहीन हो चुका है, जैसे अभी अभय जी बोल रहे थे। आज भले ही ना हो, लेकिन पन्नीर सेल्वन को उन्होंने समर्थन किया है, और आने वाले समय में एआईडीएमके का जो मिजाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत कुछ मेल खाता है। शरद कुमार समर्थन दिया है, पीएमके के साथ समझौता, अन्य छोटे दलों के साथ बिल्कुल वहां पर समझौता हुआ है, और टीटीवी दिनाकरण जो है उसकी पार्टी के साथ भी समझौता हुआ है, और ये वो सीट है जहां से टीटीवी दिनाकरण लड़ रहे हैं। इकलौती सीट जो एआईएडीएमके के खाते में 2019 लोकसभा चुनाव में गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।